प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बुक अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। देखिए, पहला समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र में बी वाला सही होगा, समग्र का अध्ययन किया जाता है। समूह की बनावट पर ध्यान न देने किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है तो इसमें आएगा बी वाला समान मूल स्तर है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था तो वो आया था सन 1929 के बाद में अस्तित्व में आया था। अब है आर्थिक इकाई हो सकती है तो इसमें क्या हो सकती है, केवल उपभोक्ता, केवल उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक, ये सभी, तो इसमें आएगा सभी। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक क्षेत्र कहलाता है फार्म को सरकार को फार्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र, तो ये वाला है सी वाला, फार्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन है बी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि खालिस्तान दृष्टिकोण से किया जाता है तो ये समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र को खालिस्तान अर्थशास्त्र भी कहा जाता है तो समष्टि को व्यापक या बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। बृहद बड़ा होता है जिसका अर्थ है समग्र के समूह या इकाइयों में परस्पर खालिस्तान पाई जाती है तो इसमें आएगा निर्भरता पाई जाती है। खालिस्तान अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े युगों पर लागू नहीं किया जाता है तो इसमें आएगा व्यष्टि। और अगला है समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय जाता है तो वो जाता है किन्स को जाता है। अब है विजातीय समूह की समस्या खालिस्तान अर्थशास्त्र में पाई जाती है तो विजातीय समूह की जो समस्या है वो समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। अब आती है सही जोड़ी। देखिए, राष्ट्रीय आय और रोजगार, तो इसमें आएगा सही आंसर जो है समष्टि दृष्टिकोण। व्यक्तिगत फार्म में, तो व्यक्तिगत फार्म में क्या होता है, व्यष्टि दृष्टिकोण होता है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र, तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है किन्स ने दिया था। और फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का दिया था जो एडम स्मिथ है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र तो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मैक्रो शब्द तो यह ग्रीस भाषा से लिया गया है। अगला है बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है तो यह असत्य आ जाएगा यानी गलत आ जाएगा। और किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है तो यह सत्य हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। विजातीय समूह की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है तो यह गलत है यानी असत्य है ना। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं तो ये भी असत्य हो जाते हैं, बल्कि प्रतियोगी नहीं पूरक पाए होते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता तो यह सत्य है। अब मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है तो वो है समष्टि से। समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष तो विजातीय इकाई, इसका ये दोष है विजातीय इकाइयाँ। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया था तो हमने पढ़ा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा पूछा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था सन 1929 में। और व्यापार चक्र का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है तो व्यापार चक्र का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूह की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है तो वो है समष्टि अर्थशास्त्र। अगला है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं तो परस्पर पूरक होते हैं। अब हम देखते हैं अध्याय 2 राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में देखिए, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे तो मुद्रा की मात्रा को शामिल करेंगे, धन को करेंगे, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा है, उपयुक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है पारिवारिक फार्मों को कौन सी सेवा प्रदान करते हैं तो परिवार फार्मों को कौन सी सेवा प्रदान करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम, तो ये सभी आ जाएगा। निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है तो इसमें लकड़ी क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य का योग कहलाता है तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ए वाला। अगला है सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमत के आधार पर की जाती है तो कहलाती है तो वो बी वाला आएगा, मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। अगला है उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है तो प्राथमिक अवस्था का, मध्यवर्ती उपभोग का या अंतिम वस्तु का, तो यहाँ अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता साइमन
कुछ नेट से है। और अगला है उपभोक्ता वस्तु खालिस्तान उत्पादक होती तो वह अंतिम होती, उपहार खालिस्तान आय होती तो हस्तांतरित आय होती है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास तो ये कहलाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला है व्यय विधि को विनियोग विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यय विधि को विनियोग विधि भी कहते हैं। कर्मचारी का परिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है तो ये किसमें? आय विधि में की जाती है। अब आते हैं सत्य सेवाओं का संग्रह किया जाता है, यह असत्य है यानी गलत है। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, यह सत्य है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, यह असत्य है। आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है, यह भी सत्य है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, यह असत्य है, गलत है। मतलब राष्ट्रीय पूंजी में सेवा शामिल होती है, यह भी असत्य है। अगला है राष्ट्रीय पूंजी, इसकी सही जोड़ी जो है वो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये एक स्टॉक है ना। फिर स्वतंत्र वस्तु तो ये क्या है? प्रवाह है। राष्ट्रीय आय ये भी क्या है? एक प्रवाह है। खुली अर्थव्यवस्था तो ये क्या है? शेष विश्व में से आर्थिक लेन देन है। और पूंजीगत वस्तु तो वो है बिजली। मूल्यह्रास तो पूंजी उपयोग से मूल्यह्रास होता है। अब यहाँ आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टॉक कहते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम भी है मूल्यह्रास है, या मूल्य में कमी होती है उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसका सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष में की जाती है? तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में की जाती है। अगला है कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में, वैसे तो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक द्वितीय रहती है, लेकिन कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया। उत्पाद विधि एक अन्य नाम क्या है? यह अन्य नाम से जानी जाती है तो मूल्य वृद्धि के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं हम इसी में अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था हार्टले ब्रदर्स ने कहा था। निम्नलिखित में से यानी ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यह बी वाला कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो ए वाला है चलन मुद्रा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ये इसका आ जाएगा ए वाला एक व्यापारिक बैंक है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो इसमें आएगा बी वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं खालिस्तान रिक्त स्थान। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का खालिस्तान कार्य है, तो यह प्राथमिक कार्य है। और साख सृजन में बैंक खालिस्तान जमाएं उत्पन्न करती है तो व्युत्पन्न करती है। अगला है 3 वाला भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराती है उसे बैंक दर कहते हैं। और अगला है केंद्रीय बैंक सरकार का खालिस्तान होता तो बैंकर होता। मूल्य मापन मुद्रा का खालिस्तान कार्य है तो प्राथमिक कार्य है। अगला है सत्य मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, बिल्कुल सत्य है। इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना। लोगों में बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ये भी सत्य है। चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है, नहीं होती है, यह सत्य हो जाएगा, गलत है। अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य औसत लाभ प्राप्त करना है, यह भी असत्य है, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सही जोड़ी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य तो मूल्य का मापन, मुद्रा का गौण कार्य तो यह है मूल्य का हस्तांतरण। अब मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? तो सामाजिक आय का वितरण है। मुद्रा के अन्य कार्य क्या है? तो मुद्रा के अन्य कार्य प्रारंभिक निक्षेप है। और अधिविकर्ष में जो है तरलतादायक होती है। और नगद साख क्या है? अस्थायी व्यवस्था होती है। अब आते एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए तो कुल मांग जमा इसका एक अच्छा गुण है। व्यक्ति की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता? कुल मांग जमा, है ना। साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन करती है? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। कागजी मुद्रा निर्गमन करने का अधिकार किसको है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब हम देखते हैं अध्याय 4 आय और रोजगार के निर्धारण
में पहला है सही विकल्प, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती। कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था जे.बी. से ने। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? तो इसका ए आएगा, प्रभावपूर्ण मांग पर है। तीसरा है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है? तो वो 1 होता है। किन्स की विचारधारा के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो देखिए सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, तो ये दोनों है, इसलिए तीसरा वाला जो दिया ए और बी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। किन्स के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका ए वाला आएगा, प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से। अगला कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये सी वाला हो जाएगा, कथन सत्य। फिर आते हैं रिक्त स्थान, एपीसी प्लस एपीएस बराबर कितना होता है? 1 होता है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो वो है मजदूरी कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अंतर क्या कहलाता है? स्फूर्ति कहलाता है। अब खालिस्तान अंतराल अतिरेक मांग की माप है, स्फूर्ति की है ना। और अर्थव्यवस्था में खालिस्तान का बजट बनाकर तो घाटे का बजट होता है। स्फूर्ति अंतराल को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में खालिस्तान की जानी चाहिए, तो वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए अगला सत्य असत। किन्स का सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है, असत्य है, गलत है। रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं, सत्य है। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार समय की व्याख्या करता है, ये भी सत्य है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचत को कम कर देती है, यह असत्य है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, यह असत्य है। फिर अगला है ए माइनस एपीसी, तो इसका पहले वाला जो आ जाएगा एपीएस आ जाएगा। दूसरा है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो इसका आ जाएगा एमपीसी। और यह है तीसरा वाला जो है 1 प्लस एमपीसी, तो इसका आ जाएगा एपीआई। अगला होगा सी बटे भाई, तो इसका हो जाएगा सी बटे भाई का हो जाएगा एपीसी। डेल्टा आई बटे डेल्टा भाई, तो इसका 5वें का हो जाएगा एमपीआई। आई बटे भाई, इसका हो जाएगा एमपीएस हो जाएगा। अब एक वाक्य में उत्तर है, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है ना। तो ये देखना है क्या है ना। किन्स ने अपने सिद्धांत में किस अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है? समाजवादी। अल्पकाल में, ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है ना। किन्स ने अपने सिद्धांत में किन अर्थव्यवस्था की मान्यता ली? तो समाजवादी। अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने हेतु किसे बढ़ाना संभव नहीं होता है? समग्र पूर्ति। एक ऋण एपीसी के बराबर क्या होता है? एपीएस है। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? प्रतिफल प्रत्याशी दर। पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि आवश्यक होती है? यह आप देखना, प्रभावपूर्ण मांग। अब अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट। देखिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या होता है आप बताना, है ना। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट दिया जाता है, तो ये आयकर उपहार कर, यह दोनों, तो यह आयकर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर, हाँ यह आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। और उपकर भी क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ये उपकर जो होता है आयकर पर भी कर लगाया जाता है, जो 3% लगाते हैं वो उपकर कहा, उसे उपकर कहा जाता है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए और बी, है ना, इसलिए सी वाला दोनों। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? तो देखिए उत्पादन शुल्क और बिक्री शुल्क ये दोनों आएंगे, इसलिए सी वाला उसने ए और बी दिया है। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो जो होता है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। आगे बजट की अवधि, हमको पता है कि बजट कितने साल में? 1 साल में वार्षिक या 1 वर्ष में बनाया जाता है। विकासशील राष्ट्र के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट। जो हमारा भारत देश विकासशील है, हाँ, राजकोषीय घाटा होता है, इसमें आ जाएगा ये सी वाला, है ना। कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्ति। खालिस्तान एक सरकारी दस्तावेज है, तो बजट। खालिस्तान कर किसी अन्य पर हस्तांतरित किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष कर दूसरे को किया जा सकता है। खालिस्तान कर वस्तु के मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, विक्रय के आधार पर। आयकर एक खालिस्तान कर है, तो आयकर हमको पता
डायरेक्ट देना पड़ता है तो वो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। भारत में जुलाई खालिस्तान से सेवा कर लगाया गया था, तो सन 1994 से सेवा कर लगाया गया था। बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दर्शाई जाती है, अनुमानित कि कितना आय होगी और कितनी व्यय होगी उसके आधार पर यह बजट तैयार किया जाता है। बजट को कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गलत। ब्याज भुगतान योजनागत मद है, गलत। भारत का रेल बजट समान बजट में शामिल नहीं होता, गलत। ये भी मंदी के समय अधिक का बजट बनाया जाता है, ये सत्य है। विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है, ये भी सत्य है, अभी ऊपर आया था, है ना। जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित है, ये भी सत्य है। अब सही जोड़ी है। निगम कर क्या होता है? संपत्ति कर होता है ना। सेवा कर सेवा कर जो है वो ये किया था 94-95। आयकर जो होता है सर जेम्स बिलियन ने दिया था। धन कर ये सुपर टैक्स होता है। बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। बजट की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं जीएसटी का पूरा नाम, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। घाटे का बजट का एक प्रभाव है आर्थिक विकास, और सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया था जो अभी भी लगा है? 4-5 साल पहले जीएसटी लगाते हैं। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? गैर योजनागत मद का। किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है? तो घाटे का बजट आजकल सरकार के लिए अच्छा बजट माना जाता है। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? विकासात्मक बजट माना जाता है।